24। साथ वाले से प्यार से बात किया करें और उसको रिस्पेक्ट दिया करें। इसलिए उसको रिस्पेक्ट देनी है कि वो आपको रिस्पेक्ट दे, नहीं तो अल्लाह को खुश करना है, वो दे ना दे हमें क्या। ये कोई थॉट तो नहीं है किसी के जहन में, ये अजीब सी थॉट कि मैं उसलिए रिस्पेक्ट दे रहा हूं कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे। ये सवाल पूरा कर लें चैप्टर 18 वाला, कोई काम का काम भी कर लिया करें। जी मैंने तो कुछ भी बहुत कुछ कहा। हाँ बताएं, पेपर में जी बिल्कुल, हमारे टेस्टों में नहीं दे रहे ना, देखा ना, ये बिल्कुल गलत बात हो रही है। मैं इसको अभी एड्रेस करता हूं इंशाल्लाह। भाई अब्दुल्ला राजपूत को अभी फोन करें। ठीक है इंशाल्लाह करते हैं। आपने टेस्ट दे दिया और उस पर रेट नहीं दिए हुए थे, ठीक है। अब फिर आपने हल क्या किया कि किसी को रूम में बताया कि ये हो रहा है हमारे साथ? नहीं बताया, ये उस रूम में बताना चाहिए था ताकि उसी वक्त मसले का हल करते। आपने उसको कहा कि मैं जरा किताब खोल के ये देख लूं रेट क्या है, ये भी कर सकते थे। ये तो मौके पे करनी होती हैं चीजें। अब तो बात गुजर गई भाई, उसे को टेबल अब बाकियों में लगा दें, भाई ने क्या किया जा सकता है। बाकी तो आपको रेट लगाने आते ही हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ। अच्छा अब्दुल्ला को कह दें। अच्छा भाई कहां तक पहुंच गए थे? हमने ये बात कर ली थी कि जनरेटर का खर्चा कैसे माइनस करना है और सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी का मसला कैसे माइनस करना है। हम ये बात कर रहे थे कि जनरेटर की तनख्वाह, जनरेटर की जो वो अमाउंट है उसका मसला कैसे हल करना है। भाई आपको क्या हो गया, आप बहुत छोटे हो गए हैं। जी यहां पहुंच गए थे ना हम। अच्छा अब किताब का पेज नंबर कौन सा है? 493। अब ये 493 वाला मुझे ये बताएं कि हम जनरेटर की कैसे माइनस करें और दूसरे की कैसे माइनस करें, जरा मुझे सोच कर बता दें, जल्दी से सोच कर बता दें। सिक्योरिटी गार्ड की, असल में सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, on Yakam November, during the year Kashif paid salary of 3,60,000 to security guard of बंगले का सिक्योरिटी गार्ड। अब जब बंगले का सिक्योरिटी गार्ड होगा तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वेयर एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर डिराइविंग इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम and for some other purpose, then it shall be apportioned on any reasonable basis. I repeat, where an expenditure is incurred for deriving income under a head in किसी भी head of, where an expenditure is incurred for deriving income under a head of income and for some other purpose, then the expenditure will be apportioned. expenditure को क्या करना पड़ेगा बोले? apportion करना पड़ेगा। कैसे? on any। आप मुझे बताएं कि सवाल में लिखा हुआ है 20% जो बंगला है वो इस्तेमाल हो रहा है बेसमेंट के तौर पे, तो कितना आपके ख्याल, आ जाए बैठ जाए, कितना आपके ख्याल से जो है वो इस सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज दे रहा है उसकी जो कि घर इस्तेमाल हो रहा है 80%। तो सिक्योरिटी गार्ड घर के बाहर खड़ा हुआ है, वो बेसमेंट की भी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहा है और बंगले की भी सिक्योरिटी का ख्याल। जब दोनों की सिक्योरिटी का ख्याल रख रहा है तो व्हाट डज इट मीन?
अपोर्शन होगा। तो क्या मैं घर के खर्चे भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से माइनस कर सकता हूं, या सिर्फ बिजनेस के खर्चे माइनस होने इनकम प्रॉपर्टी से? नहीं सॉरी, वो प्रॉपर्टी के खर्चे माइनस होने इनकम प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी के। अगर मैं पूरे गार्ड की तनख्वाह माइनस कर दूं तो गार्ड ने कितने कामों में हेल्प की है? एक तो बिल्डिंग की हिफाजत की है, दूसरा बेसमेंट की हिफाजत की है। तो बेसमेंट की हिफाजत तो मेरा जाती काम है, इसलिए गार्ड की पूरी तनख्वाह माइनस होनी चाहिए, या इसमें मेरा जाती खर्चा भी है? जी लेट आने की वजह बता दें, लेट आने की डेली वजह क्या? नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही है, क्लास के बाद जरा आए फिर मुझे बताएं एक दफा। बैठे जी। सिक्योरिटी गार्ड मैं देख लेता हूं। अब नहीं, अब नहीं, नहीं अब नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूं, मेरा पेपर है। 3,60,000 जरब 80%, 2,288,000। नेक्स्ट, जनरेटर की बिजली। जनरेटर के बारे में एक बात लिखी हुई है, अगर आप गौर से पढ़ें कि काशिफ ऑल्सो प्रोवाइड अहमद अ बैकअप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेटर ड्यूरिंग लोड शेडिंग एट अ फिक्स मंथली चार्ज ऑफ 50,000. The electricity connection of basement is separate from the rest of बंगला। अब मुझे बता दें, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जनरेटर खालिसतन इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि हमारी जो है वो इस्तेमाल हो रही है, बोले 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 बोले, बंगला, बेसमेंट में जनरेटर नहीं चल रहा। इसको भी 80% करूं या पूरा माइनस कर दूं? तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। आप बताएं जवाब। 252। चलें जी, ये अदर सोर्स पूरी कर लें। डन। बताइए सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह को क्यों हमने एलोकेट किया है? रिपेयर अलाउंस माइनस कर लिया था। हाँ बस हो गया, इसका टोटल खुद ही कर लीजिएगा। तो बाकी टोटल इनकम ही निकालनी थी, हमने कौन सा टैक्स निकालना है? टैक्स उसने मांगा भी नहीं हुआ। ठीक है, आ जाए वापस। वापस आ जाए, बाहर ही बस कर दें। प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, पेज नंबर 2। जिसके पास चैप्टर 1 के नोट्स नहीं और अभी तक बुक नहीं ली हुई वो हाथ खड़ा कर दे। प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, दाखिले ले लें बुक। अब टैक्स लगाने के बुनियादी असूल, खड़े हो जाएं जिसके पास नहीं है।
सबसे पहला जी बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल, लाहौर से रावलपिंडी का फासला है जी 350 किलोमीटर और लाहौर से पेशावर का मिसाल के तौर पे फासला है 450 किलोमीटर। अब लाहौर का टोल टैक्स जो है वो 1000 रुपया है और पेशावर का टोल टैक्स जो है वो 1200 रुपये है। इस वजह से कि हमने पिंडी जाने के लिए कम बेनिफिट इस्तेमाल किया और हमने पेशावर जाने के लिए, तो जहां पर ज्यादा बेनिफिट मिले वहां गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स भी लगा सकती है। इसको कहते हैं टैक्स लगाने के बुनियादी असूलों में बेनिफिट प्रिंसिपल। वरना नॉर्मल तरीका तो आपको पता है वो मौजूद है, एबिलिटी टू पे, यानी टेबल 1 और टेबल 2। एबिलिटी टू पे, उसे 6 लाख वाले की एबिलिटी नहीं है वो टैक्स पे ना करे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एबिलिटी है तो अमीरों के लिए ज्यादा रेट है। और इन द एंड डिविडेंड वाले रेट तो अवेलेबल ही हैं, जिसको आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो वाले तो अवेलेबल ही हैं। तो पढ़ते हैं एक एक करके। द बेनिफिट प्रिंसिपल नोट कर लें, करना तो ऐसे आसान सी बात है। Your notes are everywhere in saying Microsoft One is available on the most phones and tablets. So scan this QR code to download the app. Okay, let me scan. आप लोग नोट करें। Okay, I'm scanning, guy. Okay, I got it. नोट कर लिया आप लोगों ने? No sir. स्कैन कर लें आप भी। द बेनिफिट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है कि वाइस प्रिंसिपल के रूम में जाने के लिए टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन द बेनिफिट्स रिसीव। जो ज्यादा टैक्स, जो ज्यादा बेनिफिट ले रहा है वो ज्यादा टैक्स ले, और जो कम बेनिफिट ले रहा है वो, इट मींस दैट दोज हु रिसीव द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फ्रॉम द शुड पे द मोस्ट टैक्सेस। तू मोटरवे पे पेशावर पहुंच गया, वो तुझे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट ले लिया, तुझे ज्यादा टैक्स दे दे। द बेनिफिट प्रिंसिपल इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाईवेज। लाइब्रेरीज में तो टैक्स नहीं होता दुनिया में, हो सकता है किसी लाइब्रेरी में हो, ज्यादा बैठने पे टैक्स, पता नहीं क्यों पढ़ना डिस्करेज कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल आइए की किताब में ये लिखा है द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की क्या मिसाल है? टाबल 1, टाबल 2, टाबल टाबल। The tax should be based on the ability to pay. It means that a person who is earning more should pay more. The progressive rates are an example of it. Table 1 और 2 इसकी एक example है। The equal distribution principle. वो जो फ्लैट रेट जिसको कल पढ़ा, फ्लैट रेट डिविडेंड का 15%, it says that incomes and transactions should be taxed at a fixed rate. Incomes और transactions में कौन सा रेट लगना चाहिए? Fixed rate. Therefore, people who are earning more shall pay more tax, but not at, जाहिर बात है 1 करोड़ डिविडेंड कमाएंगे आपका जो है वो 15 लाख टैक्स होगा, 2 करोड़ डिविडेंड कमाएंगे 30 लाख टैक्स होगा। द पर्सन हु इज पेइंग मोर विल पे मोर बट नॉट एट, रेट हायर नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। भाई किसी दरख्त से छड़ी ला दे हमें, वो तो कल टूट गया था हमारा दूसरे रूम में। ये हमसायों का दरख्त है ना इसमें। Characteristics of tax laws. Following are the some of the characteristics of the taxation system. Administration and compliance हमारे लॉ की किसके पास है? ये पिछले वाले मैंने नोट्स खोले हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस हमारे लॉ की किसके पास है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस कॉस्ट शुड बी लो, मतलब क्या है? एफबीआर ऑफिस एक्सपेंसेस शुड बी लो। एफबीआर के दफ्तर में आप ये जाएं और ये ना कहे वो एफबीआर वाले भाईजान, ये एफबीआर के दफ्तर में ये टाइलें स्पेन से लगी हैं, ये पंखा आपको पता है जर्मनी से आया है। चलें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस किसके हाथ में है हमारे लॉ की? तो एफबीआर के दफ्तर के खर्चे क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए।
डन, आगे पढ़ लें। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द टैक्स पेयर। ये टैक्स पेयर को अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। हमारा लॉ भी बोलें क्या है, बस जाएं फिर सिलेबस खत्म हो गया, आप खुद जाकर अंडरस्टैंड करें। भाई आपने भी कहा हमारा लॉ अंडरस्टैंडेबल है? अच्छा आपने नहीं कहा, आप बैठे रहे। जो कह रहे हैं हमारा लॉ अंडरस्टैंडेबल है वो जाएं, ऐसी फीसें भर भर के जो है वो टाइम भी जाया कर रहे हो। अच्छा नेक्स्ट, द बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। बर्डन ऑफ टैक्स पेयर की एबिलिटी के मुताबिक होना चाहिए। दैट इज इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव रेट्स, मींस टेबल 1 एंड 2। आज आके वही लगे हुए हैं कल के हम एक ही बात, कभी इधर से कान पकड़ के, कभी उधर से कान पकड़ के। द टैक्स शुड बी पेएबल इन कैश। टैक्स दुनिया में किस में पे होता है? कैश में। चेक में पे नहीं होता, क्योंकि चेक क्लियर होने में 2-3 दिन लगते हैं। गवर्नमेंट कहती है बस आओ कैश जमा करवाओ। तो इधर कैश लेने में हुकूमत खुश होती है, क्योंकि हुकूमत को कैश जा रहा है ना, तो इधर कैश में लेना हुकूमत पसंद करती है। इट मींस दैट पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ये अच्छे टैक्स लॉ का रूल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉ। इट से क्या मुराद है? टैक्स। बहुत अच्छी बात है, आप तो इधर भी पढ़ने लग गए हैं। टैक्स शुड बी मंदोतरी इन, मंदोतरी वॉलंटरी ब्रो, मंदोतरी वॉलंटरी, वॉलंटरी क्या होता है, मंदोतरी क्या होता है? पता नहीं। You don't know what is mandatory and what is voluntary? Guy, are you serious? I am serious as well. Are you serious? You don't know what is mandatory, what is voluntary? नहीं। No. From which pin you are? Mandatory mean लाजमी और voluntary mean choice based. तो मैंडेटरी का मतलब है कि देना मस्ट है, वॉलंटरी का मतलब है कि दिल चाहे तो दे दो, दिल चाहे तो ना दो। हमारा लॉ वैसे वॉलंटरी है ना, दिल चाहे तो प्रॉपर्टी को कैपिटल गेन में ले जाएं, दिल चाहे तो कैपिटल गेन को अदर सोर्स में ले जाएं। मैंडेटरी है, वॉलंटरी है? मैंडेटरी। नो, यू गॉट इट? ओके, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक, ओके? अदरवाइज यू मीट मी इन फ्रंट ऑफ जनरेटर। Point number 6, taxes should be collected at a convenient time. टैक्स वाले घर 4 बजे टैक्स लेने आए या रात को 4 बजे? दोपहर को 4 बजे, रात को 4 बजे? भाई फरमाने दोपहर के 4 बजे आ जाएं। मतलब ये नहीं है टाइम का मतलब ये है कि टैक्स पेयर को आप 30 जून के बाद कम से कम 3 महीने दे दिया करें, जो हमारे लॉ में 30 सितंबर है, तो ताकि वो आराम से पैसे जमा करके आपको टैक्स दे दे। तो 30 जून हमारा ईयर एंड है, उसका टैक्स पे कर देना चाहिए हमें कब तक? 30 सितंबर तक। आज हम एक एक्टिविटी करने लगे इंशाल्लाह, तो इसको मंडे को इंशाल्लाह जो है ना, इसका बदला भी लेंगे हम इंशाल्लाह। वो लोग खड़े हो जाएं जिनके दोस्त नहीं आए हुए, जल्दी से वो लोग खड़े हो जाएं जिनके दोस्त नहीं आए हुए। आइंदा आप किसी के साथ बैठे ना 2 दिन भी, 2 या 3 दिन बैठे तो फिर मैंने आपको नहीं छोड़ना। जल्दी से वो खड़े हो जाएं जिनके दोस्त नहीं आए हुए। वेल डन है, हाइब्रिड बॉयज। 3 बंदे खड़े हो गए, 1 2 5 हो गए, 5 के दोस्त नहीं आए हुए। और जी और खड़े हो जाए। 6 के दोस्त नहीं आए हुए, 7 के दोस्त नहीं आए हुए, और किसी का दोस्त नहीं। दोस्ती खत्म कर दी। खड़े हो जाए। दोस्त नहीं आए हुए। बेटा आपका कोई दोस्त नहीं पूरी क्लास में? और दोस्त नहीं आए हुए। आखिरी वार्निंग दी जा रही है, दोस्त नहीं आए हुए। ओ माशाल्लाह, एक और भाई खड़े हो गए। खड़े रहो भाई, क्यों छुट्टी पे है? कॉल मिलाओ जरा, कॉल मिलाओ। आप भी कॉल मिलाओ, जल्दी करो, कॉल मिलाओ। है बैलेंस है मेरे पास, डलवाया है मैंने। बताओ नंबर 03 0324। हाँ 42। आप लोग अगला पॉइंट पढ़ें। 4264 वेल डन। हाइब्रिड में और लोग खड़े हो गए। मैं भी आऊं हाइब्रिड में भी इंशाल्लाह, टाइम निकालेंगे। फोन मिलाएं। मिल गया? कॉल उठा ली? नहीं उठा रहा? 7 वाले के नंबर से मिलाओ।
मारो। The number you've dialed is not responding at the moment. चलो बैठ, आप बताओ नंबर 03। लिख लिया 5.51 अच्छा जी, अगला पॉइंट पढ़ें, पॉइंट नंबर 6। नहीं, मैंने नंबर आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बैठ जाए आइवरेट में, बैठ जाए। ये पता नहीं किसके दुनिया से गए हुए लोगों के नंबर दे रहे हैं। टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट अ कन्वीनियंट टाइम फॉर टैक्स पेयर। अच्छा, टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बाय पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पुत्र मेरे वाल वेख, ऊपर देखना पड़ेगा। पर टैक्सेस शुड बी, पीसीबी को टैक्स लेने चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईकैप को टैक्स लेने चाहिए। क्यों? आईकैप टैक्स ले जाके। टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड बाय स्टेट एट विच हैज द जुरिसडिक्शन, यानी जिस इलाके में उस इलाके की गवर्नमेंट पावर, जिसकी पावर है आपके ऊपर ओवर द पर्सन टू रिकवर। इट शुड बी इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट। स्पेलिंग याद किया करें साथ, पार्लियामेंट तो बोल देंगे, पार्लिया बोलें, पार्लियामेंट लगा दें टेंट। अच्छा, टैक्स इसलिए लगाना चाहिए कि एमएनओज और एमपीएस को फायदा हो। बिल्कुल गलत। टैक्स इसलिए लगाना चाहिए कि किसको फायदा हो? पब्लिक को। That is, taxes are imposed to support government to implement projects. टैक्सेस आप इनकम्स पे लगाएं, ट्रांजैक्शंस पे लगाएं, प्रॉपर्टीज पे लगाएं। ट्रांजैक्शन जैसे गेन वगैरह, एसेट बेचा, कोई चीज बेचा, प्रॉपर्टीज पे लगाएं टैक्सेस। ये अच्छे लॉ की खासियत है। यहां ये नहीं लिखा हुआ कि डीम्ड इनकम पे भी टैक्स लगाएं, क्योंकि डीम्ड इनकम पे टैक्स लगाना तो किसी अच्छे लॉ की खासियत नहीं है, लेकिन हमारे लॉ में डीम्ड इनकम पे भी टैक्स है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। The principles of sound tax system। क्यों देखा छड़ी को ऐसे, गिर गई थी। साउंड टैक्स सिस्टम क्या होता है? साउंड टैक्स सिस्टम कल से बैठोगे इधर? यस सर। अच्छा, साउंड टैक्स सिस्टम बताओ। आवाज वाला। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये क्या आरएस से क्या बनता है? बैठ जाओ। रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। जो मजबूत टैक्स सिस्टम है उसके बुनियादी असूल। फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल एडिक्वेसी होता है कि अपने पांव पे खड़े होना। हुकूमत के पास इतना टैक्स हो कि अपने पांव पे खड़ी हो जाए। लिख लें। पुत्र किताब कदों लेनी? 10 महीनों। कल ले चुके हैं, तो कटें लाइन, अभी गंदी नहीं करनी। फिजिकल एडिक्वेसी क्या होता है? अपने पांव पे खड़े होना। खड़े होकर दिखाएं। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट की सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है? सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स एटसेट्रा, ये सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। ये रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट है। कोई ऐसा है पूरी क्लास में जिसने कल आधा घंटा मोबाइल इस्तेमाल किया अननेसेसरी? आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा या उससे ज्यादा हाथ खड़ा कर दें। उससे सॉरी, माशाअल्लाह। भाई क्या कैसे जवाब देंगे? जवानी किस काम में गुजारी? तो बिल्कुल कोई टाइम नहीं है भाई, इतना तो टाइम नहीं जिंदगी दे रही। तो आप लोगों के पास कितने, मैं वैसे बड़ा हैरान होता हूँ लोगों के पास गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। वो लिखा हुआ गेम है, फिर गेम खेल रहे हैं। कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है करो, यहां से दौड़ के घर चले जाया करो, भी समझ आती है। कैलकुलेटर लेके भागे। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी सफिशिएंट। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू को सर्कल लगाए ना। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है? सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ये सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। गवर्नमेंट इनसे रेवेन्यू कमा रही है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को सर्कल लगा के ये डंडा बनाए, डंडा बना के आगे लिखे रिकवरी, ये रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। ये सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी सफिशिएंट टू मीट द
एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। बेटा मंडे को नए कपड़े पहन के आने हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी शुरू करना है। The revenues of government should be capable of expanding. The revenue of government should be capable of being expanding. The revenue of government should be capable of being expanding or contracting annually. ना छोड़ो, ढीला छोड़ो। Annually. Should be capable of expanding or contracting annually. हमारे जमाने में डिविडेंड पे टैक्स रेट होता था 12.5, इतने पुराने भी नहीं है हम। हमारे जमाने में डिविडेंड पे टैक्स रेट होता था 12.5। थोड़े जमाने पे डिविडेंड में टैक्स रेट है इंशाल्लाह थोड़े दिनों के अंदर जब आपके तो तब 20% रेट हो जाएगा। बात पूरी ना किया करें, अगला ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हैं। मुझे बात तो करने दिया करो, लड्डू फूटने लग जाते हैं उसके दिल में। गवर्नमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपेंडिंग और government should be capable of being expanding or contracting. The government should be capable of being revenues of government. The government should be capable of being expanding and contracting. Revenues of government should be capable of being expanding or annually in response to variation in public expenditure। तो सड़कें बनाना, ये बनाना, लाइटें बनाना, ये बनाना, वो बनाना। तो हमारे लॉ को इतना मजबूत होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पे वो बढ़ाया भी जा सके टैक्स और जरूरत पड़ने पे वो कम भी किया जा सके। नोट कर लिया? मेहरबानी। पॉइंट 2 की एग्जांपल है टेबल 1 और टेबल 2। पॉइंट 2 की एग्जांपल है टेबल 1 और टेबल 2। द टैक्सेस चार्ज मस्ट बी बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। ये जरा चित के अंग्रेजी बोलो। एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। लेट हिम ट्राई। मेरी अफ्रीका वालों के साथ थोड़ा टाइम लगाओ किसी दिन। सिटीजन की बेटा मैं कुछ और कह रहा हूं। क्या बोलना क्या वो? एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। Ability of a citizen to pay. टू बोल गया फिर। Ability of citizen to pay. माशाल्लाह। याद हो गया फिक्रा भाई? इट शुड बी एबिलिटी ऑफ सिटीजन टू पे। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लॉ की कौन देखता है? लिखें, एडमिनिस्ट्रेशन इज डन बाय एफपीआर। सर हमने लिखना नहीं, आप जरा पढ़ा मुझे, हम तस्वीर ले लेते हैं। लिखें, टैक्स लॉ शुड बी क्लियर एंड प्लेन। बिल्कुल प्लेन केक नहीं होता उस तरह। द टैक्स लॉ शुड बी क्लियर एंड प्लेन। देयर शुड बी नो क्रीम ऑन इट। फुल स्टॉप। कैपेबल एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिसर्स। पब्लिक ऑफिसर्स कौन होते हैं? कमिश्नर्स। कैपेबल एंड वेल ट्रेन्ड यानी कि 2-4 दफा ट्रेन का चक्कर जरूर लगाओ उनका। कैपेबल एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिसर्स शुड इन्फोर्स इट। द टाइम ऑफ पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट। शाम को आया करें टैक्स लेने, रात को आया करें टैक्स लेने। 30 सितंबर तक आ जाया करें, मेहरबानी। यानी 30 जून अगर आपका ईयर एंड है तो कब तक आ जाएं? 30 सितंबर तक। बड़ा मुस्कुरा रहे हो आज माशाल्लाह। कल छुट्टी है ना इसलिए पर के लुत्फ मचानी। लेक्चर कौन सा? कल नहीं, वो कह रहे लेक्चर कल। कौन सा लेक्चर? मैं क्लास ले लूंगा, आ जाना जनरेटर के पास। पॉइंट नंबर 4। मुझे पढ़ा लेने दो पहले। स्पेशल टैक्स ईयर वालों के लिए अलग डेट है, चैप्टर 15 में देखेंगे। तोड़ा या तले हो। कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी विद द इकोनॉमिक गोल्स। ट्राई करो, बोलो।
कंसिस्टेंसी एंड द कंपैटिबिलिटी विद द, भाई ये बार बार बोला करें, बुलवाने का मकसद ये नहीं होता कि हम इनको कोई चिथी हुई अंग्रेजी सिखा रहे हैं, बुलवाने का मकसद ये होता है कि आपको याद हो जाए ये बात। बोलो। Consistency and the compatibility with Consistency and ओ ब्रो, मैं कह रहा हूं कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी विद द इकोनॉमिक गोल्स। consistency and compatibility with the economy. تفهم كفو في كفي بفول في فات في في تفور في في या زفا दफा तफे तफे हाथ धोगे। تفهم كفو في كفي بفول في فات في في مفه تفهم हरे صفات بفول फू सफा मफा जफाए कफी। ये फेक ही बोल लिया, हर लफ्ज में फे डालना होता है। तफहम कफो फात फी है। चलो आ जाओ, खड़े हो, चलो। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन चलो ऐसे। और क्या हाल है? फोर कफा हफाल है। मैं फैट भी कफूंगा पाप। ओ माशाल्लाह, ये तो अपनी बरादरी का निकला। आ जाओ आ जाओ, खड़े हो जाओ। कफा हफा सफे फात फे फो मैं फैंग फाड़ फंट फाउंड पे अफत शफा कफल शफाम कफो कफा हफा फिर रफा फे तफे फर्स्ट ऑफ ऑल तफा। अच्छा, ये भी क्या बात हुई अभी पता चला? यानी कि कल शाम को कहाँ फिर रहे थे तो उसने क्या जवाब दिया है? हॉस्टल था तो पार्क में। जफल हफा फापा फस में फे बफा तफे कफर लफी अफा कफर फेंगे फे तफी कफे। ओके, टेक्स्ट भाई मैं ले जाऊंगा आपको उस इलाके में। टैक्स लॉस शुड बी कंसिस्टेंट विद द इकोनॉमिक गोल्स। अच्छा जी, इकोनॉमिक गोल क्या है गवर्नमेंट का? लोगों को तालीम देना, सड़कें बनाना, सेहत, ये सारे इकोनॉमिक गोल हैं गवर्नमेंट के, है ना? जनरल पब्लिक की सर्विसेज जरा नोट कर लें। तालीम, सड़कें, सेहत, तालीम, सड़कें, सेहत, सेहतमंद सड़कों को तालीम दें, कुछ भी लिख लें बस। टैक्स लॉस शुड बी कंसिस्टेंट विद द इकोनॉमिक गोल्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा जी, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक गोल ये होता है कि लोगों को ये सहूलतें मुहैया करे, तो टैक्स लॉस इससे कंसिस्टेंट होने चाहिए। मतलब कि इतना टैक्स कम से कम जरूर रिकवर हो जाए कि ये वाली चीजें, इतना टैक्स कम से कम जरूर रिकवर हो जाए कि ये वाली सहूलतें आप दे सकें लोगों को, वरना कांगड़ी पिलवान फिर रहे होते हैं सड़कों पे, जाहिल। The goal of government is to provide basic services for prime ministers and presidents, for general public, mango people। जी, 4 प्रिंसिपल्स बताएं साउंड टैक्स सिस्टम के। फिस्कल एडिक्वेसी, गवर्नमेंट अपने पांव पे खड़ी हो इतना टैक्स ले ले। टेबल 1-2 के मुताबिक इक्वालिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी विद द इकोनॉमिक गोल्स। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स, इधर खड़े हो। डायरेक्ट टैक्स और इन डायरेक्ट टैक्स, बैठिए। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। उसकी वजह यह है कि ये उसी बंदे से मांगा जाता है जो इनकम कमा रहा है। लेकिन सेल्स टैक्स हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे अगले सफे पे कि इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स क्या है? क्योंकि आप जब चीज खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो आपको जब बिल बनता है किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, तो या कोई चीज आप वैसे खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे जूस वगैरह, बॉटल वगैरह, तो वो 100 रुपए वाली 118 की मिलती है हाइब्रिड में, बॉयज में, तीसरी डो में, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए। वो आए पड़े आ गया बुढ़ना। असल में ना कंसंट्रेशन से लोग ऐसे लगे होते हैं, किताब इधर पड़ी होती है खुद, तो उसमें माय डियर ऐसे किया करो कि मुंह ऐसे रखा करो, आंखें ऐसे रखा करो, फिर शायद मुझे पता ना चले। लेकिन हम कैमरास को इंशाल्लाह इंप्रूव कर रहे हैं, आपकी आंखें भी देखेंगे हम इंशाल्लाह। पढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस ये हैं कि जिस बंदे ने देना है उसी से मांगा जाएगा। मिसाल के तौर पे दुकानदार अगर कमा रहे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो उसी से आके गवर्नमेंट मांगेगी। जैसे इनकम टैक्स,
अगर एक बंदे ने घर किराए पे दिया हुआ तो गवर्नमेंट उससे आके टैक्स मांग लेगी कि तुमने घर किराए पे दिया हुआ है। वो कहेगा ठीक है, रेंट में से रिपेयर अलाउंस माइनस करता हूं, बाकी जो इनकम बचेगी उस पर टैक्स दे देता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स उस दुकानदार को नहीं देना पड़ता। इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि दुकानदार के ऊपर बर्डन पड़ता ही नहीं। दुकानदार मुझे बेचते 118 की चीज, 18% सेल्स टैक्स का रेट है, मुझे बेचते 118 की चीज, 100 डाल लेते हैं अपनी दराज में और 18 रुपए किसको जमा करा देता है? गवर्नमेंट को। तो अब वो बराह रास्त दुकानदार ने अपनी जेब से दिया या हमारे से लेके दिया? तो इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बस फिलहाल समझ लें टैक्सेस दो किस्म के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जब न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स में शुरू होंगे फिर बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो डायरेक्ट टैक्सेस दुकानदार खुद जमा कराते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन दुकानदार किसी और पर डाल देते हैं और उससे रिकवर करके गवर्नमेंट को देते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली आपकी इनकम्स के ऊपर लगाए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर लगाए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगाए जाते हैं बोले? डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगाए जाते हैं बताएं? डायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम। डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर लगाए जाते हैं। किस किस की इनकम? ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। अब ज्यादा समझ आ रहा है ना? और करीब करूं? ठीक है, नीचे आना। डायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय टैक्स पेयर। टैक्स पेयर डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को जमा कराता है। बीच में कोई एरू वगैरह नथु खैरा नहीं आता। The burden cannot be shifted to another person. इनकम टैक्स हर साल लगाया जाता है, स्पेसिफिक रेट पे लगाया जाता है जिसकी टैक्सेबल इनकम होती है। इनकम के ये हेड हैं, कभी बात करेंगे इन पे, ये कौन से हेड हैं पता नहीं क्या लिख दिया इसने तो। चलो वो पढ़ लेना बेटा, इतना सादा ना बना करो, वो ही है, वो परेशान हो रहे, बाद में पढ़ेंगे, चलो छोड़ो। कैपिटल वैल्यू टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो हमारे सिलेबस में तकरीबन 60 नंबर का है और सेल्स टैक्स हमारे सिलेबस में 30 नंबर का है, जिसपे 2 चैप्टर है। कैपिटल वैल्यू टैक्स हमारे सिलेबस में कोई एक आधे नंबर का आ सकता है, चैप्टर 1 का पार्ट 1 के, बस ये एक ही लाइन है कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये हम शुरू करेंगे और खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। देखें आज ही कैपिटल वैल्यू टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजेक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ट्रांसफर ऑफ राइट्स वगैरह। तो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर आपको पता है कि एक तो टैक्स लगता है हमारा सिक्योरिटीज वाला, एक तो टैक्स लगता है हमारा सिक्योरिटीज वाला, लेकिन वो इनकम टैक्स है नहीं, सिक्योरिटीज वाला नहीं, वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, फ्लैट और वो, तो एक तो वो टैक्स लगता है। लेकिन वो कौन सा टैक्स है बोले? सेपरेट ब्लॉक। वो सेपरेट ब्लॉक है और वो इनकम टैक्स है। वो क्या है? प्रॉपर्टी बेचने पे गवर्नमेंट 2 टैक्सेस लगाती है, एक का नाम इनकम टैक्स है और एक का नाम सीबीटी है। सीबीटी का मतलब होता है कैपिटल। बस अब इसमें क्या डिटेल है, किन किन प्रॉपर्टीज पे लगता है, क्यों लगता है, कहां लगता है, कैसे लगता है, लगता होगा, जिनको लगता होगा उनको पता होगा। इंदिरेक्ट टैक्सेस। कौन से टैक्सेस जी? इंदिरेक्ट टैक्सेस। Indirect taxes are imposed on the sale of goods and services. लिखें, दुकानदार 100 वाला जूस 118 का बेचता है, और आगे लिख लें इसलिए मैं पीता ही नहीं। दुकानदार 100 वाला जूस 118 का बेचता है, ये 18 रुपए क्या लेते हैं हमसे? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स दुकानदार, ये किस क्लास में सीखी थी बोली? काफी पहले सीखी थी, ठीक है। दुकानदार बोले 100 वाला जूस कितने का बेचते हैं? 118 का बेचते हैं। ओके अच्छा, छोड़ें जिनका नहीं समझ आएगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिमाइंड करके देख लें। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ, ना देखें कुछ नहीं है। Indirect taxes are imposed on the sale of goods and services. Indirect taxes transferred. Indirect taxes from seller to end consumer. वही जो बात आपको ऊपर लिखवा दी है, वो सेलर दुकानदार हमारे ऊपर ये बर्डन डाल देता है। Who pays the tax as a part of purchase price? Purchase price का पार्ट 1 के वो टैक्स हमें पे करना पड़ता है।
अच्छा, ये तो बिल्कुल ही इसने सेल्स टैक्स की बातें शुरू कर दी हैं अब। तो ये तो इंशाल्लाह हम सेल्स टैक्स में पढ़ेंगे, लेकिन असल में ना ये बर्डन आगे आगे जाता रहता है। पहले हुकूमत सेल्स टैक्स लेती है इंपोर्टर से, वो आगे बर्डन डाल देते हैं मैन्युफैक्चरर पे, वो आगे बर्डन डाल देते हैं होलसेलर डीलर पे जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वो डीलर आगे बर्डन डाल देते हैं रिटेलर पे जिनकी हम दुकानों पे जाते हैं, रिटेलर आगे बर्डन डाल देता है कस्टमर पे। In the case of sales tax, the importer pays the tax to custom department और बर्डन किस पे डाल देता है? मैन्युफैक्चरर फिर आगे बर्डन किस पे डाल देता है? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर वो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में चीजें खरीद के आगे बेचते हैं। कई दफा आपने सुना होगा होलसेल का काम करता हूं मैं, काम ही करा होता। द होलसेल देन रिकवर्स द टैक्स फ्रॉम द, और अल्टीमेटली रिटेलर किससे टैक्स रिकवर करता है? कस्टमर से। इट इज हाउ इट moves. Next thing, सेल्स टैक्स, इसको छोड़ें, चैप्टर 20 लिख लें, ये ना पढ़िएगा। अभी क्या आपको हम समझाएं सेल्स टैक्स क्या है। कस्टम ड्यूटी, बस अब शौक से ये लाइनें पढ़ लें, फिर हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज हमने पढ़ने को दिल चाहा तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ने को दिल चाहा तो अगली क्लास में भी पढ़ लेंगे, बाकी को न्यूमेरिकल अभी करते हैं। फिर कस्टम्स ड्यूटी एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी अक्सर लगती है अगर आप चीजें बाहर के मुल्क से मंगवाएं। आपने अक्सर सुना होगा कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है, ड्यूटी बड़ी, ड्यूटी का लफ्ज़ तो कम से कम सुना ही होगा किसी ने आगे अखबार में इधर उधर, चीजों पे ड्यूटी बड़ी बढ़ गई है। तो कस्टम ड्यूटी के रेट बड़े हैवी हैं। अगर आप बाहर के मुल्क से कोई चीज मंगवाएं मिसाल के तौर पे, तो कस्टम ड्यूटी के रेट 50% तक भी हैं। यानी आपने 1 करोड़ की गाड़ी मंगवाई, आपको 50 लाख देना पड़ेगा, तो 1 करोड़ 50 लाख की पड़ेगी, फिर आगे आप किसी को ढूंढ के 1,60,70,000 की, 1 करोड़ 60,70,000 लाख की बेच दें। तो कस्टम ड्यूटी के रेट तो बहुत हैवी हैं, 35% रेट भी है, 50% रेट भी है। कस्टम्स एक्ट इन पाकिस्तान स्पेसिफाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन सर्टन गुड्स, सर्टन, सारी गुड्स पे नहीं। अ मेजर पोर्शन ऑफ पाकिस्तान का रेवेन्यू इज कलेक्टेड थ्रू दिस टैक्स। द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज डिटरमिन्ड बाय सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो चल रहे होते हैं, किस चीज की जरूरत है, अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट रेट कम भी कर देती है। अंडर दिस कानून हाई रेट इज अप्लाइड ऑन लग्जरी आइटम। जाहिर बात है लग्जरी चीजें आप खरीदेंगे, ऐसी कुर्सी मैं जिसमें बैठा ही रहूं, कभी कुर्सी इधर से मार रही हो, कभी कुर्सी उधर से मार रही हो, आगे नहीं है ना मारने वाली कुर्सियां, पत्थर अंदर लगे होते हैं, घुमा रही होती हैं, इधर उधर लेके बैठे होते हैं, तो मसाज वाली कुर्सियां बात है। तो देसी स्टाइल में समझ जाया करो, रोटी पे सालन लगा के दे देते हैं, पिज्जा नाम रख के। देसी स्टाइल में चीजें समझ जाएगा तो ये पूरी बात करनी पड़ती है। अंडर दिस कानून, इस कानून के तहत हाई रेट इज अप्लाइड ऑन लग्जरी आइटम्स पे कौन सा रेट लगता है? हाई। एज वेल एज लेस एसेंशियल गुड्स, डेकू, रेशन, पीसेस, तो ये लेस एसेंशियल गुड्स हैं, इनके बगैर कोई बंदा मर तो नहीं जाएगा। अमी ड्राइंग रूम सजा नहीं हुआ, अमी मैं मर रही हूं, ऐसा तो नहीं सुना कभी आपने? सुने, पता नहीं कौन से इलाके में रहते हैं। तो ये डेकोरेशन पीस वगैरह क्या है बोले? द इंपोर्ट टैक्स, टैरिफ का क्या मतलब होता है? अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने कहा। द इंपोर्ट टैक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट इज लोअर की वजह बता दें। कस्टम ड्यूटी को जो इंपोर्ट करते हैं उस पर मशीनों पे टैक्स बहुत कम है, क्योंकि सारी बात है आप मशीन लाएंगे तो फिर बंदों को नौकरी भी देंगे, उन पे टैक्स कम है। लेकिन अगर आप लग्जरी चीजें खरीदने लग जाए, डायरेक्ट फिनिश गुड्स खरीदने लग जाएं, फिर तो और बात है।
इज लोअर देन डेट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होती हैं तैयार चीजें, अगर तैयार चीजें मंगवाएंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और चीजों के बनाने के लिए मशीन मंगवा लेंगे तो बोले अभी तक किस टाइम सोए थे? रात को 1 बजे सोए थे, और किस टाइम उठे थे? 8 बजे। तुझे ऐसी जमाइयां ले रहे हैं। मैं 2:45 सोया हूं और 4:45 उठ गया हूं। मैं आपको कोई फील करा रहा हूं? थोड़ी देर बाद मुंह खोल, पानी फेंकू? अच्छा माय डियर, नेक्स्ट इज बोलें क्या है? फेडरल एक्साइज। तुसी पानी पी लो, थोड़ी थोड़ी देर तुसी पानी पी लो। पिए? यू आर राइट, H2O। फेडरल एक्साइज ड्यूटी। जो चीजें पाकिस्तान में बन रही हो, या पाकिस्तान में आप मंगवा रहे हो, या सर्विसेज दे रहे हो पाकिस्तान में, तो उस पर एक ड्यूटी लगती है। इस ड्यूटी का अजीब सा नाम है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अब इसकी बेसिस क्या है? The base on which this tax is charged may be value or may be retail price। वो एक ही बात है, यानी जो वैल्यू होती है चीज की उस पर टैक्स लगता है, और वजन पे भी लग जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डन एज पर हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। आसान सा लफ्ज है, जैसे कपड़े हैं तो उसमें शर्ट्स को कोड नंबर 101 असाइन कर दिया, जैकेट्स को कोड नंबर 102 असाइन कर दिया। ये गवर्नमेंट कोड्स असाइन कर देती है चीजों को, ताकि बाहर के मुल्क से चीजें आ रही हो तो पता हो कि क्या चीज है। बड़ी स्क्रूटी, बड़ी डिटेल होती है। ऐसे नहीं होता कि बस जो मर्जी आप बाहर से मंगवा रहे हैं, सब बताना पड़ता है आपको किस कैटेगरी की चीज मंगवा रहे हैं। क्रॉकरी, उसमें बाउल्स का अलग कोड हो गया, प्लेट्स का अलग कोड हो गया, एंड सो ऑन। सारी चीजें, कंप्यूटर की चीजें, कंप्यूटर में जो है वो कीबोर्ड आ रहा है, माउस चूहा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। Classification of goods is done as per harmonized commodity description and coding। Harmonized, बड़ी रिदम में, harmonized commodity, commodity है ये। description इनकी ये है, description and coding system। तो अजीब सा नाम है, हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। 20 दफा बोलें। अब एक काम करना है, आंखें बंद करके बोलना है। हार्मोनाइज कस्टमाइज Harmonized commodity description and coding system. Harmonized commodity description and coding. मोड ना बोल दे। अच्छा, Harmonized commodity description and coding system. Harmonized commodity description and coding system. Harmonized commodity description and coding system। क्रॉकरी लिखी है, क्रॉकरी लिखी है। देखो स की लैंग्वेज नहीं इसको समझ आ रही। ओह, स के स्पेलिंग में गलतियां कौन बोले है? ये क्या लिखे है? कौन बोले है? लिखने वाले में गलती है या समझने वाले में गलती है? समझने वाले में, लिखने वाले में। कर ले नोट भाई, कर लिया? क्रॉकरी भी कर लो नोट। वो लोग हाथ खड़ा करें जहां जब खाना खत्म हो जाता है, खाना खा के उठ रहे होते हैं, तो अम्मी के साथ वाले साहब भी बर्तन जो है वो लेके जा रहे होते हैं किचन में, आप भी बर्तन लेके जा रहे होते हैं, कभी धुलवा भी रहे होते हैं। चलें आप अपना नहीं, पहले वाले साहब वाला बताएं। जिस जिन घरों में ये भी माशाल्लाह 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 हाइब्रिड में कोई माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे मोहब्बत से घरों के अंदर जिंदगियां गुजर रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ खुद काम करवाते थे घर के। मतलब ये कि भाईजान तुसी शादी करें चौधरी बन के बैठे नहीं रहना, बेगम बर्तन चुक के रह जाए, मोबाइल पे लगे ये चौधरी। डॉक्टर अब्दुल हई साहब हैं, बड़ों में गुजरे हमारी थी। उनकी बीवी कहती है 50 साल की शादी की जिंदगी हो गई, आज तक कभी मेरे से पानी का गिलास तक नहीं मांगा। उनकी आदत थी, सारे काम खुद करते थे जैसे अल्लाह के नबी करते थे।
तो घरों में जहां दीन होता है वहां तो फिर बरकतें ही बरकतें होती हैं, सबका घर में रहने को दिल चाहता है। पढ़ें जी, द बेस ऑन विच टैक्स इज चार्ज मे बी वैल्यू और रिटेल प्राइस और वजन। तो कुछ भी लिख लें, क्लोथ्स लिख लें, क्रॉकरी लिख लें, बाउल, प्लेट्स, जो मर्जी लिख लें, ये लिखना है तो लिख लें, कोई जरूरी भी नहीं है लिखना। अच्छा, मुझे तो पहले ही बता दिया है, मेरा वैसे ही दिल नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट, फुल स्टॉप। एक्सपोर्ट्स पे बहरहाल 0% रेट है, ठीक है। हो सकता है इंग्लैंड का कोई बंदा कहते पाकिस्तान के बाउल में खाने को दिल चाह रहा है, फिर हम टैक्स नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोई इधर से फोन आ जाए किसी का जर्मनी से, मैंने मेहरान के ऊपर सफर करना है, मेहरान गाड़ी आप एक्सपोर्ट कर आया, स्पीड देख के उसने कहा यार तो सही। एडिशनली आ ड्यूटी पेड, ये ऊपर कहां जा रहा है ड्यूटी पेड, अच्छा टैक्स पेड ऑलरेडी। ये आपके लिए लिखा हुआ है, आपके बड़े भाई के लिए लिखा हुआ है मैंने, बड़े भाई के लिए, ठीक है। एडिशनली, होंठों के 1 सेंटीमीटर के अंदर आपकी उंगलियां नहीं नजर आनी चाहिए मुझे। एडिशनली एनी ड्यूटी पेड ऑन दीज गुड्स इज रिफंडेबल। कई दफा हुकूमत टैक्स वापस भी कर देती है अगर आप कोई अच्छी एक्टिविटी करें। असल में ना ये मैन्युफैक्चरर्स जब मैन्युफैक्चरिंग करें तब तो हुकूमत ये टैक्स वापस भी कर देती है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर्स पहले अपने आप को बताएं कि हम मैन्युफैक्चर हैं और बाद में बस ट्रेडिंग कर रहे हों, फिर हुकूमत इनको टैक्स रिफंड नहीं करती। बहरहाल वो कह रहे हैं कभी कभी हम आपको रिफंड भी कर दिया करेंगे। एडिशनली ड्यूटी पेड ऑन दीज गुड्स इज, एक्सपोर्ट्स वगैरह पे भी अगर कोई टैक्स आपने पे किया हुआ है तो वो भी वापस मिल जाता है अगर कोई पहले से पे किया हुआ है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ड्यूटी ऑन टोबैको एंड बला एंड बला। सर पास पेपर कर लें जी, बेटा कर लें। सर आप करा देंगे जी, मैं करा देता हूं। पहले हेडिंग्स पढ़ लेना। अच्छा, आपको पता है आपकी किताब पे एक सफा होता है ये, इससे पहले ये वो नोट्स में नहीं है, किताब है जिनके पास, मिल गया सफा? दिखाएं? नहीं 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 नहीं, आगे तो ये दें। भाई ये वाला सफा, ये जो सफा होते हैं इसके ऊपर पूरे चैप्टर की सेक्शन की हेडिंग्स दी होती है ना, और खाली इसलिए होता है कि अगर इस पे आपने कुछ लिखना है तो आप भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये वाला सफा जरा चैप्टर के एंड पे एक दफा पढ़ लिया करें ताकि पता चले किस किस पॉइंट में क्या क्या पढ़ा है। अच्छा जी, अच्छा मोहतरम, पेज नंबर 1 है, ठीक है। इस पे डेफिनेशन ऑफ टैक्स दी हुई थी और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए थे। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में हमने 12 पढ़े थे, 12 पढ़े थे। इसके बाद कोई टैक्स लॉस दिए हुए थे और उनका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था। फिर हमने पढ़ा था टैक्स एज अ मींस फॉर डेवलपमेंट। अल्फाज जरा याद करते हैं। 2.1 में, 2.2 में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ। 2.3 में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। पॉइंट नंबर 2.4 में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। फिर पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स। सर मैंने इतना पढ़ लिया, सर लेवल है मेरा। डायरेक्ट वापस आ जाए, डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा था और फिर इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और कपाटल वैल्यू टैक्स। कपाटल इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या पढ़ा था? सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। निकालें जी।
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 जरा आप पढ़ लें। वैसे तो मेन ऑब्जेक्टिव टैक्स का जो है ना वो रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, लेकिन आपने बताने हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। तो वो तो ये 12 है ना, 12 में से कोई 13-14 लिखाइएगा। स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलप। आप लोग एक पॉइंट को 2 बना लेते होते हैं, वो मुझे पता है, वो बस आप लोग हल्का सा हिंट देना होता है कि ये करना है, तो देखें हाँ। अच्छा, स्टेट एनी 5 वेज through which taxes can be used for the development of country। बेटा पूरी ले ली और फिर हाथ भी नहीं रखा। चलो आप अब रख लिया बकत के लिए, आप तो पैदा नहीं था। State any 5 ways through which tax can be used for development of country। हो गया ना पेज नंबर 2 पे 2.1, वो जो कल आप लोगों ने याद करके लिखा था, वॉइस नोट सुनाया था साथ वाले को कि मैंने याद कर लिया टैक्सेस एंड मींस फॉर डेवलपमेंट, वही वाला फिर उसने डिलीट फॉर ऑल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस इन पाकिस्तान। ब्रीफली एक्सप्लेन करना, कोई ये ना करना कि उसके ऊपर पूरा पूरा ऐसे लिखने लग जाओ, क्योंकि आपको 4 लाइनें पढ़ाई जाती हैं, 6 पेपर में लिख के आते हैं, पता नहीं कहां से लिख रहे होते हैं। तो ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट अपने रोजाना के खर्चे पूरे करने के साथ साथ टैक्स को इस्तेमाल करती है एक आले के तौर पे ताकि इसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। आप बता दो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स 5, कोई भी नॉन रेवेन्यू, वही जो 12 अभी देख के आए हैं पहले सफे के ऊपर, तो 12 देख के आए हैं, उनमें से कितने बताने हैं हमने? 5। टैक्स आर प्राइमरी यील्डिंग टूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस। भाई ये तस्वीर पे जो ये मॉडर्न एजेस कौन सी एजेस होती हैं? ये मॉडर्न है भाई, तस्वीर पे जो इसकी ये मॉडर्न लिखा हुआ है। दीज आर 5 रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ गवर्नमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स विद द गवर्नमेंट अचीव। वही नहीं 12 में से 3। अच्छा, ये अब आप लोगों ने ना कल होमवर्क करके आना है, क्वेश्चन 6 का बी। तो इसको ये हमने पढ़ा था, वैसे पेज नंबर 1 पे पढ़ा था, लेकिन 1-2 चीजें नई भी होंगी इसमें, तो वो जरा सोच के आइएगा, आपके जहन में अगर जवाब आता है तो। नहीं सर हमारी सोच तो सोल्यूशन पे जाएगी। ब्रीफली एक्सप्लेन द इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अम्मी 6-7 सवाल करा दिए इन्होंने, अम्मी मैं वापस आ रहा हूं, ठहर जा, अभी आगे चलें, 8वां भी करेंगे इंशाल्लाह। ब्रीफली जी सारे कर लेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। 3 मोटे मोटे असूल बताएं टैक्स लगाने के। 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। कितने? 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर सर ये लिख के आना था सर, मुझे हेडिंग नहीं पता थी बस चाहते हैं मैं। अच्छा ये तो मैंने याद किया हुआ था सर, वो हेडिंग नहीं याद थी। चपेट मारे बंदा। हाँ सर मैं मोबाइल में इंशाल्लाह गेम में अगले लेवल तक पहुंच गया था मैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। ब्रीफली एक्सप्लेन करें जो 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल हैं पाकिस्तान में। वो पागल हो गए, बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं। Taxes are primary revenue yielding tools of government of modern ages. State any 5 taxes that can 5 ways by which taxes can be used for development of country. ये क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क हो गया। State any 4 non-revenue objectives which government achieve by imposing tax. वही 12 में से।
डिस्कस एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। भाई ये मिक्स नहीं करना, ये है प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स और ये है प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। आइडेंटिफाई एनी 4 ways by which taxes can be used in countries development beyond mere revenue collection। वही दूसरे सफे पे जो है, होगी बात? चलें ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। तो पिछली रो वालों से बात होगी, अब उससे पिछली वालों से भी करनी। ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस इन पाकिस्तान। जी भाई, आपके अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा? ब्रीफली एक्सप्लेन चैप्टर 1। Write down any 4 headings from chapter 1। हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज आ जाना इन पाकिस्तान। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज तो ऐसे पढ़ लेंगे 5-7 मिनट लगा के अभी अगली क्लास में किसी में। सैलरी का चैप्टर शुरू करें। हाथ धो के नहीं आया अभी। जी भाई, एसी इसको करा दो 24 पे 25 पे, ये वाला भी। मुस्कुरा के देखें साथ वाले को। अब अगर साथ वाले ने आपको दुआ दे दी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे, दिखा दें उसको सुन्नतें बस। चलें, आप उर्दू में तो बोल दें, अल्लाह तुम्हें मुस्कुराता रखे। ओके, साथ वाला ज्यादा तंग तो नहीं करता? न्यूमेरिकल कर लें या क्या करें? न्यूमेरिकल कर लें। क्वेश्चन 40 निकाल लें, पेज 483 पे। नरगिस इज अ रेजिडेंट। नरगिस बाजी पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा रुकी हैं। अच्छा 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 अच्छा, पेज नंबर कौन से है? 483। 4-9 टी या कॉफी? टी 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 टी। पढ़ लिया सवाल? जल्दी से पढ़ लें भाई। शुरू कराऊं? भाई पढ़ लिए तो शुरू कराने, ऐसे क्या फायदा ना, खुद सोचने पहले। 1-2 मिनट दे दूं या फिर शुरू करा दूं? चलें पढ़ें फिर सवाल पढ़ें।
पढ़ लिया भाई? चलिए सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। नरगिस इज रेजिडेंट फाइलर ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2022 शी डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग वेरियस एसेट्स रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 उसने क्या बेचे? शेयर्स ऑफ पब्लिक। इसके बाद उसने क्या बेचे? सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। ये बेच दी है ना इसने चीजें। हाँ, डिस्पोज्ड ऑफ ऊपर लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट की है या बेच दिया है? बेच दिया है। उसके बाद उसने ये कौन से हैं? ओ, ये कौन सी कंपनी है बोले? लिस्टेड कंपनी। ये कौन सी कंपनी है नीचे वाली? लिस्टेड कंपनी। पर्सनल कार बेच दी है। नरगिस क्या हो गया? अभी ठहर जाओ, मैं पेंटिंग भी बेचने जा रही हूं। जा, अभी ठहर जाओ, मैं अपनी चूड़ियां उतारने लगी हूं, खोखा उतारने लगी हूं। ठीक है, तार सानू की ओ तेरी खैर 8 मिलियन 80 लाख दे कोका छोड़ो ना ज्यादा, आप अपने काम से काम रखो। नोट 1, नोट्स को तो आप इग्नोर कर देते हैं ना पेपर में, पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ लें। She received the jewelry as gift from her Sas. Oh, what a great Sas she is. ज्वेलरी देने से नहीं सास ग्रेट बन जाती, और चीजें होती हैं। अच्छा, पता है आपको। She received the jewelry as a gift from her mother in law, रिश्ते की मदर, कानूनी मदर। At the time of a marriage, शुरू में तो फिर होता ही है। At the time of the marriage, when it's fair, आप नहीं पाकिस्तान नहीं रहते, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो मेरी बातों पे। When its fair value was 4 point, लेकिन सास ने चली, अच्छी सास ने अपने लिए ये ज्वेलरी कितने की खरीदी थी? अपने लिए 3.2 की, अपने लिए 3.2 की खरीदी थी। लेकिन जब इसने बहू को दी, 32 लाख की खरीद के रखी हुई थी, जब इसने बहू को दी तो ये कहां पहुंची हुई थी? सास या ज्वेलरी? ज्वेलरी। जब नहीं मुझे बताएं अपने लिए कितने की खरीदी है ये अम्मा जी ने? 32 लाख की। लेकिन जब इसने बहू को दी, काफी पहले की खरीद के रखी हुई है, बहू को कह रही है लेटेस्ट मॉडल है, काफी पहले की खरीद के रखी, लेकिन जब बहू को दी तो कितने की दी? नहीं 48 की दी, नहीं 48 वाली दी, 48 वाली मुफ्त में दे दी बहू को। ठीक है, बहू ने क्योंकि जहेज में नहीं आई हुई थी इसलिए बेच दी। बहू ने कितने की बेची? बहू का लेवल चेक करें, नरगिस का लेवल 76 लाख की बाजार में बिक रही थी, 80 लाख की बेच के आ गई। लेवल चेक करें आप इसका, यानी कि बाजार में 76 लाख की बिक रही थी, लेकिन ऐसी बातें आती थी इसको कि ये कितने की बेच के आ गई? 80 लाख की। लोग देखते के देखते रह गए, पर नरगिस 80 लाख रख के परस में जा रही है। अच्छा ठीक है जी, कोई मसला नहीं। चलें, अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी ऑर्डिनेंस 2001, offender fools forfeit the fare of an nafar, compute the amount to be chargeable to tax under the head of capital gain. Also state the reason for ignoring any SAS which is given in question. Okay. Compute the tax liability of Baji in respect of capital gain computed in one above, assuming the Baji is doing nothing except beaching the things. The Baji is doing nothing. She has done nothing in this. ना उसने कोई इनकम प्रॉपर्टी कमाई है। भाई ये मुंह नीचे नहीं गिर जाएगा, पीछे हो ना, रिलैक्स होकर बैठा। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं खुद बताऊंगा, लेकिन जागते रहने आज। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू। डन, चलो आगे चलें। अब आप ही मुझे बताएं, खड़े हो जाए, बैठे रहे। वर्किंग नंबर 1 क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। चलें जी, प्राइवेट कंपनी शेयर्स। बोले ना भाई, कितने का बेचा? लेकिन कितने का बिक सकता था? 3 का। मैंने क्या कहा, दोनों में से क्या लेने? हायर। तो 2 लें, 2.8 लें या 3 लें? 3 माइनस 2। डिस्पोजल ऑफ, नहीं पब्लिक अनलिस्टेड नहीं, आप प्राइवेट लिखें।
पब्लिक अनलिस्टेड भी लिख सकते हैं, बस ये याद रखिएगा ये कौन सी इनकम है, नॉर्मल टैक्स रिजीम। जी बोलें। नहीं, पॉइंट्स में 2.8 को तो नहीं लेना ना, हायर को लेना है, हायर को लेना। डन जी। कंसिडरेशन में कौन सी लूं, जो एक्चुअल मैंने बेचा या जितने का बेच सकता हूं, हायर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक। अच्छा, इसमें से नोशनल एक्सपेंसेस भी माइनस होने चाहिए, क्योंकि नहीं लिखा हुआ तो एज्यूम किया करेंगे हम कि ये स्टॉक एक्सचेंज से रूट हुई है और एनसीसीपीएल वाली है। लिखें, अगर नहीं लिखा हुआ करेगा तो हम एज्यूम किया करेंगे, बोलें कि ये स्टॉक एक्सचेंज से रूट हुई है या एनसीसीपीएल से। डन। अच्छा, कितने के बेचे, बाजार में कितने के थे, 3.5 के। कितने के खरीदे थे, आप बताएं। गेन ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स, जी कितने के बेचे, कितने के खरीदे थे, 2.1। एक और भी चीज माइनस करेंगे, 0.5% ऑफ, वैसे ही जरा बता दें जबानी, 5.6। ये बात कितने लोगों को याद थी। अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से और एनसीसीपीएल से रूट हों तो फिर आप क्या माइनस करेंगे, इमोशनल एक्सपेंसेस या नोशनल एक्सपेंसेस? जी 1. करेंगे नोट। हो गया भाई, चलें जी। कोई सवाल, कंफ्यूजन? चलें जी आगे। ये फारिग सवाल है, टाइम क्यों जाया करें इसके ऊपर। पर्सनल कार बेची है भाई, पर्सनल कार का बेचना क्या है, कार पर्सनल, नॉट अ कैपिटल एसेट। आगे चलें। पेंटिंग कितने की बेची, 1.2 की। कितने की खरीदी थी, इंग्लिश में बोला करेंगे ना, नो लॉस इज अलाउड एज डिडक्शन, लॉस नॉट अलाउड। पेंटिंग का लॉस बोले माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके नेक्स्ट जी, अगला पढ़ लें आप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जी एक्सेलेंट। कितने का बेचा? 8 का। कितने का बेच सकते थे? तो हायर क्या है? 8, तो ये अलग हो गया। अच्छा, अब हमने, आपको याद है वो जो सवाल था, बोले बोले आशिक वाला, उसमें मुझे बताएं ये कॉस्ट टू मदर इन लॉ कितनी थी? कॉस्ट टू मदर इन लॉ 3.2, फेयर वैल्यू 4.8। जिस दिन इनहेरिट हुआ या गिफ्ट मिला? गिफ्ट मिला। और कंसिडरेशन 8 या 7 पॉइंट, विच एवर इज हायर। व्हाट इज दिस? अब दोनों में से बता दें, 8 और 7.6 में से हायर क्या है? 8। लेकिन अब इसको हमने कहा था इग्नोर किया करना है। 8 माइनस, कितने लोगों को ये बात याद है? अब 8 माइनस 3. ये अगर किसी ने नोट करना। अगला पढ़ें जी। क्या है ये? बोलें 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 बोलें। किसना? 4.8। डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी। डन। आप टोटल करा दें। 5.8। ज्वेलरी सेपरेट ब्लॉक में, ज्वेलरी सेक्शन 37 नहीं जाके पढ़ें, उसमें ज्वेलरी मुझे ढूंढ के दे दें। ज्वेलरी, पेंटिंग, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, ये तो सेक्शन 37 में है सारे। याद करें, सोचें। पहला सफा पढ़ लें चैप्टर का। पहले सफे पे क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 37 में आ रहा है ना। पहले दिन ही पढ़ा था ना ज्वेलरी, तो सेपरेट ब्लॉक तो बहुत दिनों बाद पढ़ा था, बस छोड़ें, याद आ गया। पहले दिन ही पढ़ा था ज्वेलरी। तो पहले दिन वाली चीजें कहां थी? सेक्शन 30, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी वगैरह। ये टोटल कराएं 1.37। आप बताएं माय डियर, बताएं अगर रिक्वायरमेंट नंबर 1 पूरी हो गई है तो फिर आगे चलते हैं। हो गई है रिक्वायरमेंट 1 पूरी। कंप्यूट द अमाउंट चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम, ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर इग्नोरिंग एनी गेन लॉस। अब मैं आपको बताने लगा हूं, अब सवाल में एक रीजन भी मांगी है। रीजन इन दोनों की देंगे बस, क्योंकि इनको कंसिडर किया या इग्नोर किया। लिखें रीजन। आप लिखें पर्सनल कार इज, वही जो आपने ब्रैकेट में छोटी सी रीजन लिखी है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में। अब वो नीचे उठा के प्रॉपर लाइन लिखनी पड़ेगी। अब ये ब्रैकेट वाली आप स्किप कर सकते हैं पेपर में, क्योंकि नीचे रीजन दे रहे हैं आप, दोबारा डुप्लीकेशन हो जानी है। रीजन इस तरह नहीं देनी होती छोटी सी रीजन, फिर वो प्रॉपर मांग रहा है। तो लिखें कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट बीइंग पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट बीइंग पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। डन। ओके, नेक्स्ट बोले नो लॉस, नो डिडक्शन इज अलाउड ऑन डिस्पोजल ऑफ
painting. No deduction is allowed on disposal of painting. No deduction तो नहीं, no loss shall be recognized लफ्ज था. No loss shall be recognized on the disposal of painting. डन. अच्छा जी, अब अगली रिक्वायरमेंट पढ़ें. कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ नरगिस बाजी इंस्पेक्टर ऑफ कैपिटल गेन कंपेरेटिव वन अबव अज्यूमिंग शी हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम. उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. चलें ये टैक्स लायबिलिटी निकालें. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक. नॉर्मल रिजीम बताएं जी 5.8 और सेपरेट ब्लॉक 7.17 लिख लिया दा किदू दा. सेपरेट ब्लॉक को पढ़ा रहने दे, माइनस कर दे, कराएं जरा. आ जाके वो कोती बोर्ड चल. अच्छा, जिनको समझ आ जाया करे ठीक है, बाकी एक्सप्लेन ना किया करें, ऐसी बातें नहीं होती जो सबको पता चले. 5.8 टैक्स निकालें जी जाके 5.8 पे. बुकें ले ली हुई हैं, बुकें मेहरबानी आज लेनी है, बुक लेनी है, जल्दी से लेने जाके आज. अभी तू सो क्यों गया, हमने तो तुझको नहीं सुलाया जी. 5.8 ओह मैन वेयर आर यू. कोई थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल समझ आ रहे हैं? थोड़े थोड़े ये आई कैप के हैं या मैं अपने घर से आसान बना के ला रहा हूं? अच्छा आई कैप के, मैं से घर से बना के ला रहा हूं. इधर और प्रोग्राम चल रहा है और टेस्ट में और प्रोग्राम चल रहा है, आई कैप का और प्रोग्राम चल रहा हो जी. 5.8 मिलियन 1610. अच्छा ये ना ये होते हैं मेरे ब्रो, ये ना ये होते हैं 580000 जमा ऑफ व्हाट, सिर्फ 2 लेके. ओहो नहीं, कैलकुलेटर पे जवाब बताएं और उस जवाब को आप लोग डिवाइड कर दें इस फिगर से. इस तरह, जिसको नहीं समझ आ रही ना चीज वो इस तरह कर दें. कैलकुलेटर पर जवाब बताएं और जो जवाब आए उसको जवाब ना दें, उसको इस फिगर से. भाई वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वाला बताओ, इधर क्लास होगी हमारी आज. जी कितने लोगों ने यही निकाला था? 1.7. ओके, अब किस पे टैक्स निकालना है? टैक्स ऑन. भाई ये जरा इंपॉर्टेंट है. पुरानी खरीदी, नई खरीदी, बहुत पुरानी खरीदी या पुरानी एस्ट खरीदी? पुरानी एस्ट है, इतनी पुरानी तो नहीं होगी मेरे ख्याल से ज्यादा ही होगी. अच्छा ओ तेरी खैर, ये तो बड़ा मजा हो गया फिर. अच्छा इसका दूसरा पार्ट तो कर लेंगे ना, शाहिद वाला. ठीक है, शाहिद वाला कर लीजिएगा. ये होमवर्क में आज डला होगा आपके, क्वेश्चन 41 का बी. हाँ बताएं भाई. कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, सॉरी डेट ऑफ परचेज बताएं. 30 जून. बोलें.
ओहो, द रेट ऑफ जीरो shall be charged on capital gain where the securities are acquired before यकम जुलाई 13, बिल्कुल एक दिन पहले खरीदी है 30 जून 13 को, तो रेट कितने %? 0% लगाएं डंके की चोट पर। 1.37, अच्छा जरा 1.37 को 0% से मल्टीप्लाई करें, जवाब जीरो। अच्छा चले, मर्जी है आपकी। पर के लुट में जाने, 100 के लुट में जाने, मोबाइल लुट में जाने, मोबाइल। भाई कुछ ना हो रहा हो तो सो जाया करें। मोबाइल यूज ना किया करें, ये तो बहुत भयानक चीज है। अच्छा भाई, एक 2 मिनट के लिए वैसे ही बैठ जाएगा टाइम है तो हाँ क्लोज कर दो।